last time the things I told you regarding the couple, please remember that की क्लॉकवाईज असेल तर टॉर्क आपण निगेटिव्ह घेतो आणि अँटी क्लॉकवाईज असेल तर टॉर्क आपण पॉझिटिव्ह घेतो. ते साइन कन्व्हेन्शन लक्षात आलं का सगळ्यांना मागच्या वेळेस आपलं? Yes, sir. Okay. Now, center of mass. I will tell you what is the center of mass concept. Okay. Center of mass is a imaginary point. Imaginary point where whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated. Is supposed to be concentrated. Is supposed to be concentrated. Am I correct? Okay. Now, if I tell you how to find out the center of mass, समजा माझ्याकडे एक रेक्टँग्युलर शीट आहे अशी, रेक्टँग्युलर शीट आहे अशी, आणि रेक्टँग्युलर शीटला आपण आता घरी काही मुलं वह्या फिरवतात माहिती का एका बोटावरती, है ना? तुम्ही काय करतो, ह्या रेक्टँग्युलर शीटच्या असे एक दोन डायगोनल ड्रॉ करतो. तर हे दोन्ही डायगोनल ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करतील, कॅन आय से दॅट इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. Yes, sir. हा, आता रेग्युलर जॉमेट्री मधली जर बॉडी असेल तर त्याला सेंटर मास काढायला मॅथमेटिकल मेथड्स आहेत आपल्याकडं. पण जर इरेग्युलर बॉडी असेल त्याचा सेंटर ऑफ मास जर काढायचा असेल तर आपल्याला एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे, ती पण मी तुम्हाला सांगून देतो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टूड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? आवाज ऐकतो का रे सगळ्यांना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वायर हल्ली काय? कनेक्शन दाखवत नाही. ओके, बरं, इथं पण कळलं का सगळ्यांना? Yes, sir. आवाज ऐकतो करतो ना? क्लिअर होतो ना? नेट कनेक्शन गायब दाखवते मला इथं. ठीक आहे, लेट मी सी. ओके, अँड सो यू कॅन नाउ यू अंडरस्टूड this is the imaginary point. Here we assume that the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Am I correct? Yes, sir. आता एक काम करत आपण, समजा if I have a circle, so can I find out the center of mass? Am I correct? This is the center of mass of the circle. Yes, sir. बरं, हे रेग्युलर बॉडीसाठी अशी मेथड आहे. पण आता हे समजा फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज हॅव्हिंग रेग्युलर जॉमेट्री, मग त्याला मॅथमॅटिकली आपल्याला पटकन काढता येतं, तशी काय अडचण नाही. काही इंटिग्रेशन घेऊन वगैरे आपल्याला काढता येतं, ती काय अडचण फार मोठी नाहीये. पण then how to find out center of mass of irregular shaped body? So for that purpose we have to do the experiment. हा experiment तुम्ही घरी पण करू शकताय. So you can easily find out the center of mass. Okay, ठीक आहे. तो एक्सपेरिमेंट काय सांगतो लक्षून बघा रे. एक समजा एक इरेग्युलर शेप अशी बॉडी काहीतरी, समजा अशी काहीतरी मी घेतली. सो यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग हियर? ओके. Yes, sir. आता काय करा, या बॉडीमध्ये 3 होल करा किंवा 2 होल करा. इथे कसं करा आणि इथे करा आणि इथे करा. एम आय करेक्ट? आता 3 होल केल्यानंतर काय करा, पहिल्या होल मध्ये दोरी अशी टाका, त्यामध्ये अशी गाठ मारा इथं आणि वरती त्याला एक अडकवा. मग थोडीशी, आता मला सांगा, ही दोरी आपण या ठिकाणी बांधली. इफ आय अटॅच द
इस होल के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग रखना है और उसको अटैच करो वहां पे, ठीक है, असं आपण अटॅच केलं. सो दिस बॉडी विल मूव टू अँड फ्रो मोशन अँड देन विल कम टू द इक्विलिब्रियम. एम आई करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो इक्विलिब्रियम में आएगी. तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या करो, फिर बॉडी कहीं तो रुक जाएगी. रुक जाने के बाद इस होल से एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ करो. एम आई करेक्ट? स्ट्रेट में. अब आप काम करो, नेक्स्ट करो. देखो क्या करना है आपको, क्या करना है. अब ये जो बॉडी है ना, इरेगुलर शेप्ड बॉडी, अभी इसका सेकंड होल कंसीडर करो. हाँ, उस सेकंड होल से आप स्ट्रिंग को पास करो. अब सेकंड होल को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देखो ऐसे में इसको दिखा सकता हूं. तो आप इमेजिन करो, इस सेकंड होल से पास करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा ना. Yes, अब यहां से स्ट्रिंग को हटा दो. अब इसमें स्ट्रिंग को डालना है, तो तब बॉडी ऐसे में भी दिख सकती है ना, ये ऐसे. एम आई करेक्ट? यहाँ पे मेरा सेकंड होल है ना भाई, यहाँ पे मेरा सेकंड होल है. एम आई करेक्ट? एंड यहाँ से तो ऑलरेडी मैंने पास किया था ना, ये वाला है ना. yes, sir. अब ये वाला एक ब्लू लाइन दिख रहा है कि ऑलरेडी पास हो चुका था ना मेरा ऐसा. अब स्ट्रिंग इससे पास करो. यू गॉट माय पॉइंट? फिर ये बॉडी Yes, sir. फिर से टू एंड फ्रो मोशन करेगा. फिर से टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद रुक जाएगा. रुक जाने के बाद इस होल से ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, फिर लास्ट में क्या करो, थर्ड होल से स्ट्रिंग पास करो. तो लास्ट में हम लोग अब करेंगे थर्ड होल से स्ट्रिंग पास करेंगे. अब देखो थर्ड होल से स्ट्रिंग में पास करूंगा. तो थर्ड होल से स्ट्रिंग को पास करने के लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर आएगा, बराबर. तो Yes, sir. हाँ, तो मे बी इट विल लुक लाइक दिस. आई डोंट नो हाउ इट लुक लाइक, बट यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम डूइंग हियर एक्चुअली. सो ऑलरेडी हमारे ये 2 लाइन ऐसे आ चुकी थी, मालूम है ना. ऑलरेडी हमारे 2 लाइन ऐसे आ चुकी थी यहाँ पे. तो छोड़ दो, अभी तीसरा होल के लिए अभी मेरे डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ उसको, तो छोड़ दो. अब तीनों होल से जब स्ट्रिंग पास होगी ना, और तीनों होल से पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो उस बॉडी पर, और वो सारी पेंसिल के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, उस बॉडी का Center of mass. Center of mass. यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इरेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए ऐसे निकालेंगे. वो तीसरा होल के लिए थोड़ा जम नहीं रहा है मेरे को, नहीं तो वो आप आसानी से कर सकते. तीसरे होल के लिए भी वो तीसरे होल के लिए क्या करो, ये दोनों होल मैंने एक ही लाइन में लिए ना, तो दोनों भी लाइन एक ही ऊपर एक आएंगे ना फिर. Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, छोड़ दो, उसमें क्या है, 2 लाइन आगे तो भी बेहतर है अपने को. सेंटर ऑफ मास निकल गया. सो यू अंडरस्टूड द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अब इस सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है ना, सेंटर ऑफ मास इज इमेजिनरी पॉइंट. एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है कि जहां पे हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि होल मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर अपने नोटबुक को समझ लो, नोटबुक को आपने अगर इस पॉइंट पर, नोटबुक को अगर आपने इस पॉइंट पर होल्ड किया तो नोटबुक फिर बैलेंस हो जाएगी ना. या आप ऐसे बोलो, एक पेन है अपने पास, एक पेन है, हम लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे. तो पेन पर हम लोग कहीं तो उंगली रख लेते हैं, समझ लो यहाँ पे उसका कैप लगा होता है, पेन को कैप लगा होता है, बराबर. पेन को यहाँ पे कैप लगा होता है, तो इसका मतलब पेन को जहाँ पे कैप लगा होता है उसका मास ज्यादा होता है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इसका मास ज्यादा होता है. मोर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर. और इस पोर्शन में क्या होता है, लेस मास होता है क्या? Yes, sir. लेस मास होता है. तो सारे मास को मिला के एक कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं. तो कहीं यहाँ पे सेंटर मास आएगा. अब सेंटर मास जो है ना, जहां पे मोर मास है उसकी तरफ शिफ्ट होता है हमेशा. ठीक है. अब आप क्या करो, यहाँ पे उंगली रखो इस पॉइंट पर और देखो पेन बैलेंस हो रहा है कि नहीं. अगर आपने यहाँ पे उंगली रखा है इसे, तो इस पॉइंट पर पेन बैलेंस होगा ना फिर आपका. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन क्या है ना, देखो अब समझ लो इस सेंटर ऑफ मास क्या कंसेप्ट बताता है मालूम है क्या, कि समझ लो इस पेन का मास कुछ तो 100 ग्राम है, ऐसे पकड़ लीजिए 100 ग्राम.
तो पूरा का पूरा 100 ग्राम का मास इस पॉइंट में आ चुका है। ये कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, यानी सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स द बॉडी। अगर मैं पूरे पेन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ पेन आई कैन ओनली ड्रॉ सेंटर ऑफ मास एंड शोइंग इट एज 100 ग्राम। एम आई करेक्ट? Yes, sir. सो यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. Yes. ठीक है, you understood? Yes, sir. हाँ, और एक चीज होती है, अगर मैंने एक्स होता है ना, एक्स देखा ना अपने आप लोगों ने एक्स, Yes, sir. बराबर? तो अगर आपने एक्स को थ्रो किया, एक्स को थ्रो किया तो एक्स ऐसे घूमते घूमते जाएगा ना। Yes, sir. लेकिन जो एक्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो हमेशा एक ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। देखो अब इसका एक्स का सेंटर ऑफ मास कहीं तो समझ लिया यहाँ पे, ओके? तो एक्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो ऐसे पाथ कवर करेगा एक्स को फेंकने के बाद। तो एक्स जो होगा उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करता रहेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग? टॉर्क आता रहेगा ना उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड, Yes, sir. वो गोल गोल घूमेगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड। Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सी द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. हाँ, अब वो एक्स का मोशन कैसे होगा उसके लिए भी फिजिक्स है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। वो एक्स कैसे करता है, ऐसे उल्टा सुल्टा घूमते जाता है, उसके लिए भी मैथमेटिकली इक्वेशन से, फिजिक्स में उसको रूल है। गेट माय पॉइंट? ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम जस्ट शोइंग यू द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अब देखो, मुझको होता है सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। अगर ये इमेजिनरी पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे रे भाई, बराबर ना, एक्स वाई। Yes, sir. तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ता है। उसके लिए एक डेरिवेशन होता है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं ना, जो एक्स वाई जेड, उसको निकालना पड़ता है। उसका एक डेरिवेशन होता है, उसके फॉर्मूले होते हैं। तो वो वाला डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। अब ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. और याद रखना और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो, सेंटर ऑफ मासेस पर ही हम लोग सारे फोर्सेस को लगाते हैं। ऑल फोर्सेस आर अप्लाइड, ऑल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास। यानी अगर आपको बॉडी का वेट दिखाना है तो देखा होगा मैंने, आप बॉडी का वेट दिखाने के लिए मैं सेंटर ऑफ मास से वेट दिखाता था ना बॉडी का। एम आई करेक्ट? तो सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से जनरेट होता है, ऐसे हम लोग कंसीडर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को एक हम लोग बॉडी ही सेंटर ऑफ मास, यानी हम लोग एज ए बॉडी ही कंसीडर कर रहे हैं उसको। अगर उस सेंटर ऑफ मास पर पूरे बॉडी का मास अगर आ रहा है तो इसका मतलब वहां से ही फोर्स दिखाना आसान बनता है ना फिर हमारा। और यहां से नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें होती है ना। हाँ, सिर्फ फ्रिक्शन छोड़ के, फ्रिक्शन वो कांटेक्ट में आता है ना, कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शन, उसको छोड़ दो, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मोशन, हाँ मोशन यहाँ से आ रहा है तो समझ लो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन बाकी सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास से जनरेट होते हैं। मैं करेक्ट? Yes, sir. Yes. बस याद रखना, फ्रिक्शन को छोड़ के, यानी ऑल फोर्सेस बोल नहीं सकता, ऑल फोर्सेस से बेहतर है फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, ऐसे बोल दो, ठीक है? ओके, सो डेरिवेशन हम लोग अभी देखने वाले, डेरिवेशन टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेरिवेशंस टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन अलग दिया है, मैं अलग ले रहा हूं। देखो, मैं थोड़ा आसान करके चीजों को रख देता हूं आपके सामने। जैसे टॉर्क को मैंने आसान कर दिया क्योंकि वो रेफरेंस बुक में टॉर्क उस तरीके से एक्सप्लेन किया है, टेक्स्ट बुक में टॉर्क कुछ गलत तरीके से नहीं किया, बराबर किया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया है। चलो, so can you see this coordinate system here? These are the coordinates where we can write it as 0 0 0 x y z, बराबर? Yes, sir. एक काम करता हूं, x एक्सिस पर एक ब्लॉक रख देता हूं यहाँ पे, और समझ
समझ लो कि दूसरा एक यहाँ पे ब्लॉक रख देता हूं मैं, सेकंड ब्लॉक, दोनों अलग अलग दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, कलर डाल रहा हूँ उनको। समझ लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, बराबर। और हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग लाइक दिस, कि सपोज इस केस के लिए वी आर अज्यूमिंग द कंडीशंस लाइक अज्यूम हम लोग कंडीशन ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि m1 इज मोर देन m2, m1 इज मोर देन m2। चलो एक काम करता हूं, देखो फिर क्या होता है, देखो अब ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी m1 एंड ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड बॉडी m2। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, इन दोनों को मिला के और एक सेंटर ऑफ मास होता है, इन दोनों को मिला के और एक सेंटर ऑफ मास होता है। अब इन दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ मास आप बोलते हो ना, वो क्या होता है कि एज इन दोनों को आप एक सिस्टम कंसिडर करते हो ना, बराबर। Yes, sir. अब आप बोलोगे सर इन दोनों को हम लोग सिस्टम क्यों कंसिडर करें? भाई यूनिवर्स में भी ऐसा होता है ना, यूनिवर्स में होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। Yes, sir. तो बाइनरी स्टार्स जो होते हैं ना, यूनिवर्स में जो बाइनरी स्टार्स होते हैं, दे आर मूविंग अराउंड ईच अदर, तो फिर उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसके अराउंड वो दोनों भी घूमते रहते हैं। उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अराउंड वो दोनों घूमते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम, एम आई करेक्ट? क्योंकि Yes, sir. क्यों Yes. क्या होता है कि ये वाला स्टार इस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। समझ लो ये वाला स्टार है 1 और ये वाला स्टार है 2, तो पहले स्टार ने दूसरे स्टार को अट्रैक्ट किया, तो वो फोर्स क्या बोलेंगे? F21, बराबर। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 by 1, ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन 2, सॉरी 1 सेकंड, ग्रेविटेशन F12 sir. हाँ 1 2 होगा, बराबर। ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 by 2, देखो 1 by 2, तो वो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लग जाएंगे, और दोनों भी ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो होता क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. क्योंकि वो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो वैल्यू तो फोर्स की हमेशा सेम ही रहेगी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो, तो ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम होते हैं ना, ये उनके खुद के कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते रहते हैं। तो इसलिए वो कॉमन सेंटर ऑफ मास कहां से आता है? वो एक्चुअली इन दोनों को एज अ वन सिस्टम हम लोग कंसिडर करते हैं ना। गेटिंग माय Yes, पॉइंट? sir. उसकी वजह से हमको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। यू गॉट माय पॉइंट हियर? ओके, अब देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का भी कॉमन कोई तो सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन मैंने क्या बोला है कि पहले से ही m1 इज मोर देन m2 होगा, बराबर। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा वो किस तरफ शिफ्ट होगा? m1 की तरफ शिफ्ट होगा। Yes sir. M1. m1 की तरफ शिफ्ट होगा ना, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes. जैसे अपना वो पेन का एग्जांपल था, मालूम है क्या? पेन का एग्जांपल, पेन का जो कैप होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है ना आपका, Yes, sir. क्योंकि वहां पे मास ज्यादा होता है। वो घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो ना, ट्रायल एंड एरर। पेन को हाथ में रख के देखो, बैलेंस करने की कोशिश करो, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट होगा? जहां पे मास ज्यादा होगा उसकी तरफ। तो दिस इज द कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हाँ, इसके मुझको कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करता हूं, पहले बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो समझ लो लोकेटेड है कुछ तो r1 डिस्टेंस पर, एम आई करेक्ट? और दूसरे बॉडी से सेंटर ऑफ मास जो कॉमन है वो लोकेटेड है r2 डिस्टेंस पर। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, वी रिक्वायर
अब हमको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का कॉमन सेंटर ऑफ मास है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू M1 एंड M2. ओके, तो वो कैसे निकालेंगे देख लो आप. अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान से सुनना. उसके लिए क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ. हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले मुझको बताओ रे, अगर मास ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा रे, R1 कम होगा. हाँ कम होगा Yes, सर. sir. और अगर मास कम होगा तो ये डिस्टेंस R2 क्या होगा. ज्यादा होगा. Bigger, more. तो कैन आई से दिस मास इज इनवर्सली वेरी विद R. यस सर. So Yes, sir. can I say M1 R1 is equal to M2 R2 is equal to proportionality constant. दो कंडीशन लिखूं क्या मैंने. देखो सिंपल सी बात है ना भाई, मास अगर ज्यादा हो गया तो R कम होता है, अगर मास कम हो गया तो R ज्यादा हो गया. अब R का मतलब समझ में आ गया ना सबको. Yes, sir. ये जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है ना दोनों का, ये जो दिख रहा है ना, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास दोनों का, ये दिस इज कॉमन सेंटर ऑफ मास. So got this idea clear now? Yes, sir. हाँ, तो ये इनवर्स रिलेशन दिख रहा है ना M और R के बीच में. ओके चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं. आपको इनवर्स रिलेशन दिख रहा है M और R के बीच में. ओके, अब ये समझो आपको इक्वेशन नंबर 1. ना अब देखो क्या कर रहा हूं मैं आगे. अभी क्या करता हूं, पहले बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका ओरिजिन से समझ लो डिस्टेंस कुछ तो है x1. एम आई करेक्ट. और दूसरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है x2. एम आई करेक्ट. और ओरिजिन से जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस है, कैन आई से xcm. क्योंकि ये जो पहली बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास c1 है इसलिए x1, इसका c2 है इसलिए x2, और ये कॉमन सेंटर ऑफ मास ये निकालना है मुझको दोनों को मिला के, वो कैन आई से xcm. Yes, sir. ओके ओके, देखो ये जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है ना, अब इनका कोई लेना देना नहीं है. क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा बॉडी सिस्टम में आती है ना तो उन सबका मिला के कॉमन सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है. गॉट माय पॉइंट. Yes, sir. यस सर. जैसे अभी बाइनरी स्टार सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, वो वाला केस यहाँ पे हो रहा है. तो इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द C1 C2, जस्ट मैं डिस्टेंसेस ले रहा हूँ. ओके, अगर ये डिस्टेंसेस अगर ले रहा हूं तो कैन आई एक्सप्रेस R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ x1 x2 xcm. तो मुझको बताओ रे, मुझको बताओ हाउ कैन वी राइट डाउन R2. कैन आई राइट डाउन R2 एज, देखो ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल देख लो आप लोग. कैन आई राइट डाउन R2 एज X2 minus XCM. x2 minus xcm. Am I correct? Yes, sir. यस. x2 minus xcm. बघा व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा काय लिहितो मी या ठिकाणी, x2 minus xcm. Okay, okay. Now can I write down R1 in terms of x1 and xcm? Yes, sir. You tell me. XCM minus XCM minus X1. X1. Very good. xcm minus x1. xcm minus x1. Now you understood. Can we put this value in equation number 1? Yes, sir. तो देखो from 1, therefore from 1 can I write down m1 r1 का वैल्यू लिखा मैंने xcm minus x1 is equal to m2 x2 minus xcm. Okay, from this can I take common xcm. Suppose if I multiply by m1 into xcm minus m1 x1 is equal to m2 x2 minus m2 xcm. Okay, so can I take this xcm on the left hand side? तो प्लस होना ना, ये माइनस है, प्लस होना आणि m1 xcm plus m2 xcm is equal to, हे माइनस m1 x1 इकडे गेलं प्लस झालं, m1 x1 plus m2 x2. Okay, can I take xcm common here? Then m1 plus m2 into xcm
is equal to m1 x1 plus m2 x2. So from that, can I conclude that x coordinate of the center of mass is m1 x1 plus m2 x2 whole divided by total mass of the system? Yes, sir. Now you understood how to find out the x coordinate of the center of mass. Yes, sir. मग मला सांगा, जर एक्स कोऑर्डिनेट जर तुम्हाला काढता आला, पण सेम फॉर्म्युला कोणाला असेल रे? मग वाय ला पण असेल आणि झेड ला पण असेल ना मग. Yes, Yes, sir. sir. कारण Yes, sir. मला सांगा, कारण तुम्ही एक्स ऍक्सिस इथंच दाखवायचं असं काय आहे का? इथंच एक्स ऍक्सिस आला पाहिजे असं काय आहे का? इथे तुम्ही वाय पण लिहू शकता, एक्स कडे घेऊ शकता ना. Yes, Yes, sir. sir. मग फॉर्म्युला तर तोच राहणार, फक्त एक्स की वाय Yes, लिहायचं. sir. ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, एक्स की जगह पर सिर्फ वाई आएगा. हाँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट टू सेंटर ऑफ मास, कितने नंबर ऑफ बॉडीज के लिए? दो बॉडीज के लिए ना. Yes, sir. तो अभी हाँ ठीक है, अगर Yes. हाँ तो कैन आई राइट डाउन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? अब ध्यान से करो भाई, वाई कोऑर्डिनेट निकले कि नहीं, देखो याद कैसे रखोगे? मास इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस मास इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय टोटल मास. ओके, तो वही फॉर्मूला होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. Therefore, z coordinate can I find out? Yes, sir. m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2. मग याच्यावरून नाउ कॅन आय फाइंड आउट द ट्रिक फॉर n नंबर ऑफ बॉडीज. फॉर n नंबर ऑफ बॉडीज मग फॉर्म्युला काय असणार आहे? मग xcm इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n. आता मला सांगा, टोटल मास ऑफ द बॉडीजला कॅपिटल एम म्हणू का? टोटल सगळ्यांचं मास. आता डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल मास ऑफ द बॉडीज आएगा ना सिर्फ. सो कैन आई कॉल इट इज अ कैपिटल एम? कैपिटल एम मींस टोटल मास ऑफ द सिस्टम. Yes, sir. हाँ, लेकिन ऊपर Yes, कैसे sir. लिखेंगे? ऊपर समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n. कैन आई राइट इट एज mi xi? ह्याचा अर्थ माहिती आहे ना सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. हे आलं पाहिजे बाळांनो. बघा, i इज इक्वल टू 1 म्हणजे 1 पासून स्टार्ट करा, कुठेपर्यंत जावा? n पर्यंत जायचं ना. n म्हणजे नंबर ऑफ बॉडीज. n म्हणजे काय दाखवते या ठिकाणी? नंबर ऑफ बॉडीज. नंबर ऑफ बॉडीज 2 असतील तर तुम्ही 2 पर्यंत जावा. 2 पर्यंत जावा म्हणजे काय? आता समजा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलं की नंबर ऑफ बॉडीज 2 आहेत, i इज इक्वल टू 1, mi xi करायचं आहे. मग एक काम करा ना तुम्ही, पहिल्यांदा 1 घ्या, m1 x1 घ्या, पुट केलं, पुढं समेशन करा. समेशन करा म्हणजे प्लस करा. 2 पर्यंत आलो का? अजून नाही आलो, पुन्हा अजून पुढचं घ्या, m2 x2. पुढे जावा, 2 च्या पुढे जायचं नाही, थांबा इथंच. कळलं आता मिनिंग काय याचं? Yes, sir. हा, हे समेशन मॅथमॅटिक्स मधलं आलं पाहिजे. समेशन वापरला की नाही चिन्ह कधी आयुष्यात? वापरले sir. हा, हे बघा, हे असं करायचं रे. आयची व्हॅल्यू पुट करायची 1 1, नंतर चेक करायचं बरं अजून आलो का नाही. आता 2 व्हॅल्यू पुट करा, 2 2 3 3. जोपर्यंत n येत नाही तोपर्यंत ऍडिशन करत राहायचं, मल्टिप्लाय करत, सॉरी हे मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन करत राहायचं. कळलं का? असं मिनिंग असतं ते. म्हणजे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगितलं फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला. म्हणजे इथून पुढे आता मला सांगा, मी डायरेक्टली शॉर्ट मध्ये फॉर्म्युला तयार केला आहे, तो कायम तुम्हाला तो उपयोग पडेल. बारला पण, बारला रोटेशन डायनॅमिक्स नॉलेज चॅप्टर आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला उपयोग पडेल. समेशन ऑफ mi xi, so I is equal to 1 up to n. Then y coordinate also can be found out by with the same formula. Summation I is equal to 1 up to n mi yi, and the z coordinate of the center of mass is equal to 1 upon m I is equal to 1 up to n mi zi. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मग याच्यावरच एक आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करूया. मस्तपैकी एक छान न्यूमेरिकल आहे, ते आपण सॉल्व्ह करूयात. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन पूर्णपणे क्लिअर कट आता कळेल सेंटर ऑफ मासचा कन्सेप्ट काय असतो. तर बायनरी स्टार सिस्टम वगैरे त्याच्यावर क्वेश्चन तुम्ही सेंटर ऑफ मासच्या कन्सेप्टला सोडू शकता. सेंटर ऑफ मास इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. सो आय विल टू रिप्लिकेट इट. ओके,
Okay. Suppose I have this triangle, and at the vertices of triangle there are three masses situated. Okay. And suppose if I tell you this is an equilateral triangle and whose lengths are like 1 meter. इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे आणि 3 मासेस सिच्युएटेड आहेत त्या व्हर्टायसेस मध्ये 1 मीटर. आता हे जे मास आहे इथलं दॅट आय कॉल इट एज 1 किलोग्राम. m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम and m3 is equal to 1 kilogram. 1 किलोग्राम. आता सिस्टम मध्ये 3 मासेस आहेत. मग तिन्ही मासेसचा मला सेंटर ऑफ मास काढायचा आहे. तर त्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याकडे बाबा काय आहे, तर फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे. बरोबर, फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे. मग मी फॉर्म्युला कसं काढणार? बरं, आता मला सांगा 2 डायमेन्शनल आहे का 3 डायमेन्शनल आहे ट्रायंगल? 2 dimensional. 2 dimensional है ना. Here we have to find out center of mass, find out the coordinates of center of mass, find out location किंवा coordinate म्हणतील तुम्हाला ते. लोकेशन सुद्धा म्हणतील किंवा coordinate म्हणतील. coordinates of center of mass. ओके, coordinates of center of mass. आता 2 डायमेन्शनल म्हणजे मला z कोऑर्डिनेट काढण्याची गरज नाही. मग बोला काय करतो मी, x कोऑर्डिनेट बघतो. x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास काय लेणार मी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. एम आय करेक्ट? आणि y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आय कॅन राइट इट एज m1 y1 प्लस m2 y2 plus m3 y3 and whole divided by m1 plus m2 plus m3. m1 plus m2 plus m3. Now one thing is easy to find out, that is m1 plus m2 plus m3. 1 plus 1 3. सेकंडची एडिशन 3 आली, इथं पण 3 आलं. ओके, आता न्यूमरेटर मध्ये काय करायचं बघत आपण. पण आम्हाला आता कोऑर्डिनेट्स काढायला लागतील. आम्हाला कसे काढणार बाबा मी? आता कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी कुठेतरी ओरिजिन घ्यायला लागेल. आय डोंट नो वेअर इज द ओरिजिन. मी माझ्या मनानं हे m1 ज्या ठिकाणी सिच्युएटेड आहे त्या ठिकाणी मी ओरिजिन पकडू का? 0 0. Yes, sir. म्हणजे तुम्ही असं इमेजिन करा की दिस इज, यू ऑल्सो इमेजिन लाइक दिस कि यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो अगर ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन तो पकड़ लिया मैंने, ये करेक्ट है. अब कौन बताएगा? मैथमेटिक लॉजिक है. बताओ ये इस m2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? 1,0. 1 0. ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना हमेशा. Yes, sir. हाँ, कौन बताएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? Half comma root 3/2. हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो. इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, मैं पहले समझाता हूं आपको. इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस. एम आई करेक्ट? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर होता है ना, आगे के साइड का. Yes, sir. तो इसका मतलब कैन आई से दिस इज 0.5 मीटर. Yes, sir. हाँ, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया 0.5 मीटर यानी 1/2 मिल गया. बराबर. लेकिन अब फिर ये हाइट निकालना है मुझको. हाइट निकालना है यानी ये निकालना है ना हाइट, ये ग्रीन वाला हाइट निकालना है ना मुझको. वही मेरा y कोऑर्डिनेट मिलेगा ना. उसके लिए क्या करो, ये 1 मीटर. Yes, sir. हाँ, हाइपोटेनस 1 मीटर है, ये 0.5 है. तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से तो ये कितना आएगा, √3/2 आते कर. हाँ, yes, sir. Yes, sir. Sir, opposite to 60 √3/2. हाँ, बराबर. अपोजिट टू 60 √3/2 आएगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है. करेक्ट, बराबर. और एरिया निकालते वक्त भी वही करते ना आप लोग, √3/4 a². व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? Yes, sir. उसमें भी ये √3/2 का यूज करते हो आप हाइट एरिया निकालते वक्त ट्रायंगल का. Yes, sir. हाँ, बस ठीक है. सो अब मुझको सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए. तो बताओ फिर
अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुझको आसान हो गया। अब 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो अब देखो m1 का वैल्यू 1 है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या है? m1 का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है ना। Yes, sir. देखो मास है m1 x1, तो m1 मास 1 है, लेकिन उसके खुद का x कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। उतना तो समझ में आएगा ना आप लोगों को। Yes, sir. तो 1 into 0 होगा, जगह नहीं मेरे पास तो इसलिए कॉम्प्रेस करके लिख रहा हूँ उसको। m2 x2 कितना है बाबा? m2 1 into 1, 1 into 1 प्लस m3 x3 यानी 1 into हाफ। बरोबर ले करे? Yes, sir. हाँ, तो कितना आ गया देखो, ये हाफ प्लस 1 यानी 3/2 म्हणजे 1/2 होणार का? So can I say x coordinate to the center of mass is 1/2? Do the calculation, tell me the answer. Are we getting 1/2? Yes, sir. Half. तो 2 मिनट में आंसर आना चाहिए था आपको। ये सारा सॉल्व करने के बाद भाई ये आंसर आ रहा है मेरा 1/2। 0.5. अरे सोपा आहे की रे, बघ 1/2 प्लस 1 3/2 वरचं 3 आणि खालचं 3 कॅन्सल 1/2 देणार ना। Yes, sir. बराबर। ओके चलो m1 y1 के लिए लेते हैं। तो m1 फिर से 1 है और y1 तो 0 ही है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। और ये m2 में 0 हो गया। देखो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। हाँ, देखिए 1 into 0 तो 0 हो गया। अब ये 1 into √3/2 होगा, बराबर 1 into √3/2 होगा, यानी √3/6 होगा ना। Yes, sir. लेकिन उसको बता रहे √3/6 को कैसे सॉल्व करोगे आप? √3/6 यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। लेट मी सी हाउ कैन आई सिंप्लीफाई। 1/2 root 3 आएगा. हाँ 1/2 √3 आएगा। बराबर क्या है कैलकुलेशन देख ले जरा। अरे √3/2 हाइट येते ना, बरोबर आहे ना? नाही हाँ. चेक करा √3/2 आहे का ते। 1 सेकंड हा, इथं 1 0 झालं। हे √3/2 1/2 √3 करेक्ट आहे का? हाँ. Yes, sir. हाँ ठीक आहे, मग अडचण नाही। तुम्ही करा कॅल्क्युलेशन, चेक करा। 1/2 √3 येतं। 1/2 √3 आल्यानंतर सो हियर आय एम गोइंग टू गेट द आन्सर दॅट इज 1/2 √3। एम आय करेक्ट? मग Yes, मला sir. सांगा रे, मग मला सांगा आता ह्या ये सारे तीनों बॉडीज का मिला के जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लोकेट होगा देख लो। देखो बता दो कहाँ पे लोकेट होगा, देखो आई विल टेल। सो कैन आई से वो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर आ रहा है? x के 0.5, तो यहाँ से 0.5 छोड़ दो, ओके। और 1/2 √3। अब मुझको बताओ 1/2 √3 है ना, तो √3/2 का कितना पोर्शन हो गया रे? ये √3/2 है ना टोटल। इस √3/2 का कितना पोर्शन हो गया 1/2 √3? 1/2 √3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा रे मेरे को? 1/3 करना पड़ेगा ना इसका। हाँ. Yes, sir. अरे टोटल हाईटच्या 1/3 करायला लागेल ना मला, Yes, sir. तर मिळणार ना 1/2 √3। मग सांगू का, बघा अंदाजे तुम्हाला सांगतो मी। टोटल हाइट का मैंने अगर 1/3 किया, देखो यहाँ से 0.5 छोड़ दो, टोटल हाइट का 1/3, इमेजिनरी 1/3 कर रहा हूँ 1। देखो तो ये 3 भागों में डिवाइड कर दो, एक पोर्शन यहाँ पे कहीं तो आएगा सेंटर ऑफ मास, एम आई करेक्ट? Yes, sir. ये 1/3 होगा Yes, ना, तो ये सेंटर ऑफ मास होगा उसका। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 और 1/2 √3। बराबर बोलो का? Yes, sir. सब सर सभी मीडियंस के इंटरेक्शन पे वो पॉइंट होगा. करेक्ट, वेरी गुड। सभी मीडियंस के इंटरेक्शन पर पॉइंट होगा। यही तो आपने मैथ्स में पढ़ लिया था ना। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 1/3 करेक्ट आ रहा है ना? Yes, sir. बराबर आगे कैलकुलेशन देखो। तो ये मैथ्स का मेथड मीडियन का है, लेकिन फिजिक्स का मेथड एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का है। तो ये थोड़ा आसान है ना फिजिक्स में करने के लिए, आपको ये जल्दी हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स। और देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप तो स्कूल में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया होगा ना सेंटर ऑफ मास को।
Yes, sir. क्योंकि ये मीडियन जो होता है वो रेशियो में काटता है ना, यहाँ पे कितना रेशियो होता है सेंटर ऑफ मास मीडियन को कितने रेशियो में काटता है? 1:3. 1:3। 1:3. हाँ, तो आप 1:3 करके उसको क्या करते हो, इंटरनल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैथमेटिक्स के मेथड ना। यस सर. हाँ, वो सेक्शनल फॉर्मूला होता है ना, आपको सेक्शन फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ है आपको सेक्शन फॉर्मूला? सर हुआ था पिछली बार. हाँ 10वीं में हुआ था. 1:3 वो सेक्शन फॉर्मूला सब करते हो, लेकिन फिजिक्स को इस मेथड से करते हैं, तो इसलिए अगर आपको फिजिक्स में होल्ड आ गया ना तो मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली होल्ड आता है, क्योंकि फिजिक्स क्या करता है, चीजों को विजुअलाइजेशन इफेक्ट दे देता है, वो मैथ्स में विजुअलाइज नहीं होती चीजें। अगर आप देखो यही चीज अगर मैथ्स में करने जाओगे तो 1:3 में डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपको आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन फिजिक्स में उसमें उसमें जान आ जाती है, क्योंकि ये देखो ये दो मासेस है, उनका सेंटर ऑफ मास ये मिक्सअप करके और बाइनरी स्टार सिस्टम, ये विजुअलाइजेशन हो गया ना फिर सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट। यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर. हाँ, तो दोनों तरीके से हो, तो इसलिए बोल रहा हूं अगर आपको मैथ्स में और स्ट्रांग करना है तो फिजिक्स में होल्ड ला दो, देखो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि अरे तू परत. चलो shall we go for next question now? पर इसमें किसी को डाउट है क्या रे भाई? No, sir. ओके ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल में देख लेता हूँ और कुछ मेरे पास है क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। Sir, spoken English म्हणे अगोदर तू मला कळलं मला कळलं, नंतर भेट ते ऐकूच येत नाही, तू काय बोलतोयस, इंटरनेटचं ग्लिच व्हायला लागलं त्या ठिकाणी काहीतरी. ओके चलो नाउ वी विल गो फॉर अब मुझको एक बताओ रे, with the help of formula of the center of mass can you find out the velocity of the center of mass? यस सर. कारण इथे डिस्प्लेसमेंट दिसतं ना x1 x2, यस सर. मग त्याच्यावरनं वी कॅन फाइंड आउट द व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. नाउ आय विल टेल यू द कन्सेप्ट ऑफ व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, न्यूमेरिक माझ्याकडे झालेत, एक सेकंड होल्ड करा. न्यूमेरिक झाले सेंटर ऑफ मास माझ्या. आता व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास त्याचा पण प्रूफ बघूया आता. ओके नाउ विल गो फॉर फाइंडिंग आउट द व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. जशी बॉडीला व्हेलॉसिटी असते की नाही, तशी सेंटर ऑफ मासला पण व्हेलॉसिटी असते. व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. आणि त्याचा फॉर्म्युला असा असतो की समजा सपोज प्रूफ तुमच्या टेक्स्टबुक नाही ना रे याचं. आय थिंक द प्रूफ इज नॉट देअर इन युअर टेक्स्टबुक.
No, sir. Proof is not there. सो काय करा मग फॉर्म्युला घेऊयात तर प्रूफ तुम्हाला देऊ मग कसं वाटतं तुम्हाला काय प्रूफ द्यायला तुम्हाला ते डिफरन्शिएट करायला लागेल सगळंच डिफरन्शिएट करून वगैरे प्रूफ करायला लागेल तुम्हाला त्या ठिकाणी आणि x1 x2 x3 असेल तर मला डिफरन्शिएट करून डायरेक्टली प्रूफ करता येतं सर द्या ना. ओके ठीक आहे 1 सेकंड होल्ड करा आणि काय राहिले तर बघतो मी माझा सपाट कंप्लीट होऊन जातो ते Okay, now I will tell you the proof how to find the velocity of center of mass. मला सांगा एक आपण असं करूयात बघा मी प्रूफ देण्याच्या अगोदर तुम्हाला सांगतो लक्ष देऊन बघा लिसन केअरफुली हाऊ टू प्रूव्ह द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मला सांगा रे पहिली गोष्ट आता हे प्रूफ मी जे देणार ना इन टर्म्स ऑफ पोझिशन वेक्टर देणार आहे मी आता समजा एक माझ्याकडे दोन बॉडीज आहेत ही m1 आहे आणि हे m2 आहे याचा पोझिशन वेक्टर हा म्हणू करेन मी कॅन आय से दिस इज r1 येस सर. आणि याचा पोझिशन वेक्टर काय असेल r2 बार सो दिस इज r1 बार आणि दिस इज r2 बार ओके याचा पोझिशन वेक्टर आणि इथं ओरिजिन घेतला 0 0 0 आणि यांचा सेंटर ऑफ मास इथे कुठेतरी असेल एम आय करेक्ट मध्ये असेल कुठेतरी आणि या सेंटर ऑफ मासचा पोझिशन वेक्टर असेल r बार मग सेंटर ऑफ मासचा पोझिशन वेक्टरचा फॉर्म्युला बाळांना असेल इथं r बार इज इक्वल टू सेम आहे मगासारखंच आहे ते असं आहे बघा फक्त आता मगाशी आपण x1 x2 वगैरे घ्यायचं त्याच्याऐवजी काय लिहायचं तर r1 आणि r2 लिहायचं कळलं का आता गॉट माय पॉइंट मग त्याला असं लिहू का बघ m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार पोझिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेक्ट आहे You understood? Yes, sir. Instead of coordinates, we are using आता मला सांगा रे पोझिशन वेक्टरचं काम काय असतं टू लोकेट अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन ना येस सर. आणि मला सांग तुम्ही कोऑर्डिनेटचा यूज काय असतो कोऑर्डिनेटचा टू गिव्ह द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मग दोघांचा पर्पज सेमच आहे ना येस सर. मग काय फरक पडलाय मग पर्पज तर सेमच आहे ना मग फॉर्म्युला पण सेमच राहतील का मग इथे x1 x2 y1 y2 z1 z2 च्या ऐवजी r1 r2 लिहायचं झाला संपला विषय कळलं पर्यंत Yes, sir. हा मग मला सांगा सो कॅन वी राईट डाउन द पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 अप टू n कॅन आय राईट इट एज mi ri बार and whole divided by summation of I is equal to 1 up to n am I correct येस सर. हा आता आपल्याला वेलोसिटी पाहिजे मला सांगा रे आपण सर्क्युलर मोशन जर बघितलं आता एक गोष्ट मला सांगा तुम्ही सर्क्युलर मोशन मध्ये आता एक पार्टिकल इथे आहे या पार्टिकलचं पोझिशन सर्क्युलर मोशन मध्ये हे असेल का रे r1 बार एम आय करेक्ट येस सर. पण सध्या ह्या पार्टिकलला व्हेलॉसिटी 0 आहे मग मला सांगा पार्टिकलची जर व्हेलॉसिटी जर 0 असेल मग r1 बारची व्हॅल्यू चेंज होईल का नाही. मग r1 बार इथं समजा या पार्टिकलला जर व्हेलॉसिटी आली आणि पार्टिकलला व्हेलॉसिटी आली तर पार्टिकल इकडून इकडं आला तर मला सांगा पोझिशन वेक्टर मध्ये चेंज झाला का तोच आहे चेंज झाला. काय चेंज झालं डिरेक्शन चेंज झाली कळलं काम काय म्हणतोय मग मला सांगा कॅन आय से व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन पोझिशन वेक्टर येस सर. पोझिशन वेक्टर चेंज झाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो कैन आई से देयर इज अ वेलोसिटी इन द ऑब्जेक्ट यस सर. अगर पार्टिकल में वेलोसिटी नहीं होता इस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल में तो फिर उसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर कभी भी अलग डायरेक्शन दिखाता ही नहीं वो वही डायरेक्शन दिखाता लेकिन अब वेलोसिटी आ चुके हैं
पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसी डायरेक्शन में हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा। तो वेलोसिटी का मतलब ही बनता है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम का नथिंग बट द वेलोसिटी। तो कहने से अगर मुझको सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी चाहिए तो उसके पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। बराबर बोल रहा हूँ ना? यस सर। तो बस ये अगर याद रखा आप लोगों ने तो देखो कैन आई से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम टी, तो कैन आई से डी आर ऑफ सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू, लिखो क्या आगे? अब देखो डी बाई डी टी डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे ऊपर रहेगा समेशन अप टू एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई बार डिवाइड बाय समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एम आई। करेक्ट है? नाउ यू टेल मी, मास तो कांस्टेंट होता है ना भाई, तो डिफरेंशिएशन मास का हो सकता है क्या? नहीं। तो मैंने डिफरेंशिएशन के रूल में बताया था ना, अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन करना है केटी का तो ये के अगर कांस्टेंट होगा तो के को बाहर निकालो और बाहर निकाल के उसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते ना, समझ ले टी स्क्वायर है कुछ तो, सो डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ाया था, कांस्टेंट को बाहर निकालना हमेशा। तो यहां से ऊपर में एम आई को बाहर निकल के लाता हूं, समेशन के साइन के बाहर नहीं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, समेशन तो वैसे रहना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझको मालूम नहीं ना कितने बॉडीज है सिस्टम में, तो एम आई तो अंदर ही रहेगा समेशन के, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी बॉडीज आर देयर। सिर्फ मैंने एम आई यहाँ पे लिखो और यहाँ पे कर दो डी बाई डी टी ऑफ आर आई बार। एम आई करेक्ट? यस सर। और नीचे क्या आएगा? समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एम आई आएगा नीचे। But can I say dri by dt? Can I say this is the velocity? यस सर। ध्यान से सुनना। अब यहां से आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले को भूलना मत, याद रखना, ठीक है? सो कैन आई गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड नाउ? यस सर। देखो अब मुझको बताओ dr by dt, कैन आई से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? यस सर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नाउ dri by dt, कैन आई से दिस इज vi? यस सर। तो फाइनली राइट इट डाउन, तो I इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई वी आई डिवाइड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई। लेकिन मुझको बता रहे भाई, मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम ना। और ये क्या दिखा रहा है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम ना। यस सर। और मैंने क्या बोला था? टोटल मास ऑफ सिस्टम को क्या लिखो? कैपिटल M लिखो, बराबर। यस सर। और उसको बाहर निकाल दो और बचा क्या अंदर? सिर्फ I इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई वी आई। लेकिन एम आई वी आई तो होता है भाई मोमेंटम। यस सर। करेक्ट है? तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट द 1 by m समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n पी आई। मोमेंटम होता है ना, पी आई। यस सर। तो इससे एक बात पता चली, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, तो आप सिर्फ एक काम करो, सारे बॉडीज के मोमेंटम का समेशन करो और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी करो, यू विल गेट द सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, बराबर? यस सर। सो यू अंडरस्टूड द प्रूफ हाउ टू फाइंड आउट? यस सर। हाँ, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट केस है, वो न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। इफ external force acting on system of bodies, external force acting on system of bodies is equal to 0, तो मुझको मालूम है ना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या आता है? न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर ना?
यस सर Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं होता है? होता है तो इसका मतलब कैन आई से ये dt इधर गया, जीरो गया, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया। इसका मतलब हाँ, सारे मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, सबका वैल्यू बराबर। यस सर हाँ, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा यही पे पार्ट आपको पढ़ा देता हूँ। अब देखो, कैन आई से हाँ, अब ये वेक्टर डालना भूल गया, मैं वेक्टर डालना भूल गया क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, डी आर। ओके, वेक्टर डालना भूल गया मैं यहाँ पे। तो कैन आई से दिस इज बराबर लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ? यू अंडरस्टूड? अगर आपने पहले उसको वेक्टर में सॉल्व किया ना, तो गलती से भी उसको स्केलर में मत ला दो, बिना मतलब के वेक्टर में लाना पड़ेगा। तो कैन आई से दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम। ओके, यस सर हाँ। तो अब देखो ध्यान से सुना, अब ये एक्सटर्नल फोर्स का थोड़ा सा बाद में पढ़ा देता हूँ। अभी पहले मुझको वेक्टर का वो समेशन दिखाना पड़ेगा ना, वेक्टर सम दिखाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से सुना, इट इज रिटन एज 1/m into p, since p is equal to summation of I is equal to 1 up to n p I bar. So this is the vector sum of all momentum, vector sum of all linear momentum, या कैन आई से, इसी को भी बोल सकते हो क्या, देखो कैन आई से टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एम आई करेक्ट? यस सर हाँ, अब मुझको इस केस में बताओ, अब मैं केस डाल देता हूं, अब मुझको केस बताओ। अब मैंने केस ऐसे डाला कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन कैन आई से मोमेंटम इज कंजर्व्ड। न्यूटन सेकंड लॉ ना, यस सर Yes, sir. मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया तो कैन आई से इट मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यस सर Yes, sir. टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको, बॉम्ब का एग्जांपल। रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मुझको बता भाई, अगर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर कांस्टेंट हो गया तो इस ऊपर वाले फार्मूले में कैन आई से P इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर। यस सर अगर P कांस्टेंट हो गया तो ये फार्मूला देख लो, M को इस तरफ लेके आ जाओ, V की तरफ लेके आ जाओ, तो कैन आई से P इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है? P इज इक्वल कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है? कैन आई से M इंटू वी सेम इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन इसका मतलब हो रहा है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिकम्स कांस्टेंट अगर उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो, बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स। है करेक्ट? किया ना लिंक मैंने, इसको देख लो अच्छे से। You understood all of you? यस सर तो अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसका एग्जांपल बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, मालूम है क्या? यस सर वो मैं आपको प्रूव कर, ओके ये समझ में आ गया सबको? मैं उस बॉम्ब का एग्जांपल में लास्ट का पार्ट इसको प्रूव करना पड़ेगा। आपने बोला डेरा करो तो मुझको प्रूव करना पड़ेगा उसको। डेरा तो मैंने किया, अब प्रूव करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। एक्सटर्नल फोर्स और एक्ट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, बराबर। यस सर अब देखो दैट्स इट। सो गॉट दिस पॉइंट? ओके, आप ध्यान से देखना। देखो अब मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये बॉम्ब का एग्जांपल ले लो, बॉम्ब, ये शेल है मेरा ऐसे, आई डोंट नो हाउ इट लुक लाइक। ओके, अब मुझको पहली चीज बता रहे, इस बॉम्ब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे कहीं तो बीच में होगा, बराबर। अब मुझको बताओ बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन
What is the velocity of center of mass of the bomb? 0. Zero. Zero. बराबर. अब देखो ध्यान से क्या हो गया, अब ध्यान से सुनना. एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड कर गया. एक्सप्लोड करने के बाद यहाँ पे एक पार्टिकल निकल गया, यहाँ से एक पार्टिकल निकल गया, यहाँ से एक पार्टिकल निकल गया, यहाँ से एक पार्टिकल निकल गया. बराबर. अब मुझको बता रहे इसका मोमेंटम क्या होगा. इसका मोमेंटम क्या होगा समझ लो. मैंने बोला इसको P1 बार. बराबर. इसको बोला मैंने P2 बार. एम आई करेक्ट. इसको बोला मैंने P3 बार. बट P3 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ P1 बार. Yes, sir. करेक्ट है. और कैन आई से दिस इज P4 बार, बट P4 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 बार. मींस ये दोनों भी वेक्टर क्या है, इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. और ऑपोजिट वेक्टर को इक्वल करने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं ना हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. और ये बीच में ऐसे, बीच में देखो ऐसे हो गया, ये बीच में ऐसे ये एक्सप्लोड कर गया बॉम्ब यहाँ पे बीच में. सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे ऐसे कुछ तो एक्सप्लोड हो गया. बराबर. एक्सप्लोड हो गया, लेकिन हमारा सेंटर में यही पे है ना फिर से भी. ठीक है. अब मुझको बताओ, लिसन. अब मुझको बताओ यहाँ पे कैन वी फाइंड आउट द टोटल एडिशन ऑफ मोमेंटम. एम आई करेक्ट. यस सर. हाँ. अब मैं इनिशियल मोमेंटम निकाल लेता हूँ. अब ये देखो ये फाइनल है, ये फाइनल है. अब मैं इनिशियल निकाल के ले लेता हूँ यहाँ पे. इनिशियल, तो इनिशियल को निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही था ना मेरा, I इज इक्वल टू 1 अप टू n पी आई बार. बराबर. पी आई बार लिखो. चलो क्या हरकत नहीं, बार लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनता. तो क्या ना से इनिशियल तो बॉम्ब कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, वेलोसिटी भी 0 आ गई. एम आई करेक्ट. Yes, sir. यस सर. हाँ. तो मुझको बताओ अब इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई. इस केस में क्या करना पड़ेगा, सबका मोमेंटम एडिशन यानी P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार प्लस P4 बार. एम आई करेक्ट. लेकिन यस सर. P1 काटेगा P4 को और P3 काटेगा P2 को, तो कैन आई से एवरीथिंग विल बी 0 नाउ. Yes, sir. और भाई अब मुझको बता, अब देख क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. देखो 1/m इनटू समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n पी आई बार. अब मुझको बताओ इनिशियल मोमेंटम टोटल मोमेंटम 0 होगा, तो वेलोसिटी भी इनिशियल 0 होगी ना बॉम्ब की यस सर. बिफोर एक्सप्लोजन. अब मुझको बताओ आफ्टर एक्सप्लोजन अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाऊं तो फिर भी आंसर 0 आ रहा ना फिर से भी. यस सर. तो मुझको बताओ हैज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज्ड. No, sir. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ भाई, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा रे, कांस्टेंट ना. यस सर. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट. एम आई करेक्ट. और आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. प्रूव किया ना. अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना. अब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम होगा ना. इन्हें अगर मुझको बताओ एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गया तो कैन आई से मोमेंटम इज कंजर्व्ड. यस सर. Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के वैल्यू इक्वल हो गया ना भाई. यस सर. और इक्वल हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वही थी, वो चेंज ही नहीं हुई, कांस्टेंट हो गया ना वेलोसिटी. इसका मतलब Yes, sir. यस सर. तो मैंने क्या प्रूव किया, वही तो प्रूव किया ना. इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट. इट मींस P is equal to constant, m into VCM, it means VCM is equal to constant, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है ना. Yes, sir. यस सर. तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा. So you understood how to find out the velocity of the center of mass now, यस सर. Yes, sir. and I hope you got it clear cut with the help of this explosion of bomb. So can I give the homework on today's lecture?
Yes. Yes, sir. Sir. डेट काय रे बाबा आजची 21/1/21. ओके. आणि टॉपिक लॉज ऑफ मोशनचा पार्ट कितवा आहे रे हा? Yes, sir. पार्ट कौन सा ये ऐसे पूछ रहा हूँ मैं. 18 का? ओके. म्हणजे 17 झाले टोटल आपले. ओके. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. derive expression to find coordinates of center of mass. Coordinates of center of mass यानी वो वाला डेरिवेशन m1 m2 r1 r2 वाला. क्वेश्चन नंबर 2. derive expression to find velocity of center of mass. Velocity of center of mass. Question number 3. In which case velocity of center of mass becomes constant? Explain with the help of example. बॉम्ब का एग्जांपल देना आपको यहाँ पे. Am I correct? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन होमवर्क आज का? Yes, sir. और ये आंसर्स आप नोट्स देखो, नोट्स देखिए, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. दैट है. और खुद का दिमाग लगाओ. देखो नोट्स तो देखो लेकिन समझो उसको और खुद के दिमाग. अब देखो जहाँ पे बॉम्ब का एग्जांपल जो मैंने लिखा है वहां पे मैंने कुछ थ्योरी लिखा नहीं, तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करो. आपके मन से जो आपको समझ में आ गया ना, खुद से आप थ्योरी लिखो उसका. जैसे कोई नॉवेल लिखते हो इस तरीके से लिखो इसको, दिमाग का यूज करो. और ये डायग्राम वगैरह पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा सब कुछ लिखने के लिए, पूरा का पूरा. और भाई कोई बच्चा क्या करता है ना, मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना एज इट इज कॉपी करता है. अरे भाई इतना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा आप लोगों को. कल मैंने कंडेंसेशन का ग्राफ भाई ऐसे नॉन लीनियर ड्रॉ किया था, कुछ लोग ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे. क्या पागल भी हो चुके रे? रिकॉर्डिंग देख रहे, लेक्चर अटेंड कर रहे, तो मैंने नॉन लीनियर ड्रॉ किया, स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं. अरे हाउ इज इट पॉसिबल स्ट्रेट रे भाई? कंडेंसेशन का रेट स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इक्वली इंक्रीज नहीं होगा ना वो. इतना तो कॉमन से लगाना चाहिए. अरे स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 होता है, इनिशियली ज्यादा होता है, बाद में रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होता है ना. अब यू टेल मी, ये इनिशियल ग्राफ यहाँ पे स्टीप दिख रहा है. स्टीप ग्राफ का मतलब क्या है? वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? यस, बढ़ रही है. तो अरे सिंपल सी बात है, इनिशियली वेपर ज्यादा होते तो कंडेंसेशन का रेट इनिशियल ज्यादा होगा ना. Am I correct? Yes, sir. और बाद में कंडेंसेशन का रेट कम होते जाता है, तो कम होने के लिए ग्राफ फिर नीचे लाना पड़ेगा. तो ये नॉन लीनियर होगा ना ग्राफ. स्ट्रेट कैसे हो सकता है? स्ट्रेट का मतलब हर बार तुम कंडेंसेशन रेट इक्वल रख रहे हो. हाउ इज इट पॉसिबल? अरे इतना कॉमन सेंस तो साइंस में लगाना पड़ेगा भाई. स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वेपर ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स वेपर ज्यादा होंगे तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा ना, तो ग्राफ स्टीप होता है. बाद में ग्राफ डाउनवर्ड आना शुरू करता है, तो ये नॉन लीनियर कर्व होता है. ये तो मैं जो बता रहा हूँ नोट्स लिखो तो वो एज इट इज बिना दिमाग लगा के कॉपी करते हो. तो दिमाग का यूज क्या कर रहे हो फिर आप लोग? अब जो लोगों ने कल मैंने नाम बताया ना, वो तो और मैंने देखा भी नहीं वहां पे. और जो बोलते हो कि वो एज इट इज कॉपी करना, खुद का दिमाग कभी जिंदगी में यूज नहीं करते क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा करो ना. और प्रॉपर दिमाग लगा के देखो. इतना डिटेल में मैंने जो कुछ पढ़ा है वो अच्छे समझो, समझ के उसको लिखो, डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, नोट्स देखो, फिर आपका दिमाग का भी यूज करो ना. कहीं होमवर्क करने के लिए बोला है तो बच्चे क्या करते हैं? एज इट इज कॉपी करते हैं, समझे या ना समझे. ऐसा मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा जिंदगी में, आपको नुकसान हो जाएगा. साइंस को समझेगा नहीं फिर ऐसे करने के बाद. ठीक है, चलो. So this completes our today's part. Start doing the homework now. Bye, all of you. Thank